वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जो कि है हेरेडिटी। अब हेरेडिटी ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर साल का बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो हेरेडिटी डिस्कस करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जानना वो है, तो पहले चलिए जानते हैं, वो है वेरिएशन। अभी वेरिएशन होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का है बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया ब्लू कलर का बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया हर बार जब रिप्रोड्यूस करेगा तो ये ब्लू कलर के बैक्टीरिया ही देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता है कि जब कोई चीज़ मतलब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें क्या होता है, इस जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो फिर से नया कॉपी बनेगा और नया जो कॉपी बनेगा वो किसी नया बैक्टीरिया के अंदर ही जाएगा। इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोड्यूस होता है तो पहले वाला ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो कॉपी होता है। कॉपी होने के बाद वो नया जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ लेते हैं कि ये जो ब्लू कलर का बैक्टीरिया था, जब इसमें डीएनए का कॉपी हो रहा था तब कोई भी कारण से ये जो कॉपी जो डीएनए था उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अब नया जो डीएनए बन गया वो नया डीएनए नया बैक्टीरिया के अंदर गया, उसके बाद नया जो बैक्टीरिया था वो ब्लैक कलर का बन गया, ठीक है। तो पेरेंट जो बैक्टीरिया था वो ब्लू कलर का था, अब नया जो बैक्टीरिया बना वो ब्लैक कलर का बना। अब आगे जाके ये ब्लैक कलर का बैक्टीरिया से जितना भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होगा वो सभी ब्लैक कलर का होगा। तब इस सिनारियो में क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर का बैक्टीरिया ये पुराना बैक्टीरिया है, ये जो ब्लैक कलर का बैक्टीरिया नया बैक्टीरिया है। मतलब अभी इस सिचुएशन में हमारे पास दो टाइप का बैक्टीरिया बना, एक है ब्लू कलर का बैक्टीरिया, एक है ब्लैक कलर का बैक्टीरिया। इसे हम कहते हैं वेरिएशन। मतलब जो ब्लू वाला बैक्टीरिया था ये पेरेंट बैक्टीरिया है और ब्लैक वाला जो बैक्टीरिया है ये ऑफस्प्रिंग बैक्टीरिया है। इन दोनों में से कुछ कैरेक्टर का डिफरेंस होगा, इसी को हम कहते हैं नया वेरिएशन, न्यू वेरिएशन। मतलब जो पहले था बैक्टीरिया बनाया, लेकिन जैसा इसका क्रोमोसोम का कॉन्फ़िगरेशन था, इसका क्रोमोसोम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, डीएनए का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसके लिए इसका कलर में चेंज आ गया। तो ये जो चेंज होता है इसको हम कहते हैं वेरिएशन। अब ये वेरिएशन जो होता है ये लोअर ग्रेड का जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन हायर ग्रेड के जो ऑर्गेनिज्म होता है मतलब जो भी हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन आएगा और उसमें ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उसमें जो डीएनए का जब कॉपी होता है मतलब जो नया कॉपी बनता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होता है, जिसके लिए क्या होता है कि नया जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसमें कुछ कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। अब इस चेंज के लिए क्या हो रहा है, उसमें अंदर एक नया कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। मतलब ये जो वेरिएशन है ये एक्युमुलेट कैसे हो रहा है। मतलब जो पेरेंट था उसमें से जो ऑफस्प्रिंग निकला उसमें थोड़ा चेंज आ गया। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है। अब इनसे जब नया इंसान बनेगा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जब नया इंसान बनेगा तो इसमें पेरेंट का जो डीएनए है वो जब कॉपी हो रहा होगा तब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, जिससे न्यू जो ऑफस्प्रिंग बना है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इसको हम कहते हैं वेरिएशन। अब इस इंसान जब नया इंसान को प्रोड्यूस करेगा, नया जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तो अब नया जो बना इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहला जो इंसान था इस पहले से जब दूसरा बना तब जो चेंज हुआ था वो चेंज तीसरे में जाएगा ऊपर से, प्लस यहाँ से जब दूसरा वाला जो इंसान था इसमें जो डीएनए था उसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो तीसरे वाला में कुछ एडिशनल चेंज भी जाएगा। तो ये अगर हम मान लेते हैं कि ये पहला वाला है, ये 1 नंबर इंसान है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो एक में जितना वेरिएशन था 2 में वेरिएशन थोड़ा बढ़ा क्योंकि एक से डीएनए चेंज होकर दूसरे में आया। अब 2 नंबर से जब 3 नंबर इंसान बना तो उसमें भी थोड़ा वेरिएशन
ज़्यादा बन गया, क्योंकि इस 3 नंबर पे 1 नंबर से 2 नंबर में जो वेरिएशन था वो भी ऐड हो गया। अब 2 से 3 के लिए नया सा वेरिएशन ऐड हुआ, तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो हमको देखने को मिलेगा वो इस 3 नंबर के इंसान में मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर से जो वेरिएशन स्टार्ट हुआ था वो आगे बढ़ते बढ़ते 3 नंबर में जाके एक्यूमुलेट हो गया। मतलब 1 का वेरिएशन 3 में आया, 2 नंबर के वेरिएशन भी 3 नंबर पे आया, तो 3 नंबर में वेरिएशन ज़्यादा हो गया। इसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। आगे जाके जो सिस्टम है, जो वेरिएशन का जो एक्यूमुलेशन है, ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है हर हायर ग्रेड का ऑर्गेनिज्म के लिए। अब देखते हैं ये जो वेरिएशन को एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं हेरेडिटी। मतलब 1 नंबर इंसान में जो भी कैरेक्टर था वो दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ, तो दूसरे के लिए इनहेरिटेड जो कैरेक्टर था वो 1 नंबर का कैरेक्टर था, ठीक है। वैसे ही 2 नंबर से 3 नंबर इंसान बना, तो तीसरे में जो कैरेक्टर था वो 2 नंबर से इनहेरिटेड हुआ था, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेरेडिटी। मतलब एक जनरेशन से नंबर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग होता है, यहाँ पे जब कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है इसको हम कहते हैं हेरेडिटी, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है ये डेफिनेटली कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ रूल्स के कुछ रूल्स के हिसाब से ये ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी रूल्स को हम कहते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जो प्रोसेस या रूल्स को फॉलो करके पेरेंट का जो कैरेक्टर है या फिर पेरेंट का जो डीएनए है वो ऑफस्प्रिंग के डीएनए में जा रहा है, ऑफस्प्रिंग के बॉडी में जा रहा है, इस रूल्स को हम कहते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। एंड जो कैरेक्टर जा रहा है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। यहाँ पे हमको ट्रेट का मतलब कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। अब देखते हैं ये रूल ऑफ इनहेरिटेंस ये क्या चीज़ है, मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो रूल ऑफ इनहेरिटेंस में जाने से पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो रूल्स है इसको किसने बनाया था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रेगर जोहान्स मेंडल। यही वो साइंटिस्ट है जो रूल ऑफ इनहेरिटेंस बनाया था। अब रूल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है कि कैरेक्टर जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है तो वो कुछ पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब एक पैटर्न को फॉलो करके पहला जनरेशन से ऑफस्प्रिंग का जनरेशन में ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है। ये जो पैटर्न है इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ इनहेरिटेंस, और इसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रूल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, कभी कभी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। दोनों सेम चीज़ है, मतलब जो पैटर्न फॉलो करके पेरेंट्स के जनरेशन से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के जनरेशन में आता है उस पैटर्न को हम कहते हैं रूल ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल जो था ये साइंटिस्ट था, इसने जिस स्पीसीज पे काम किया था वो था गार्डन पी प्लांट। मतलब नॉर्मली गार्डन में जो पी प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम, इसी प्लांट के ऊपर उसने पूरा रिसर्च किया था और इसी प्लांट को स्टडी करके उसका हर एक जनरेशन को स्टडी करके उसने ये रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस बनाया था। आगे जाके हम वही देखेंगे कि मेंडल ने जो स्टडी किया था वो कैसे किया था और किस रूल्स को फॉलो करके कौन सी पैटर्न में ये जो कैरेक्टर है ये दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेंडल जो था वो गार्डन पी प्लांट को किस लिए चुना था। अब गार्डन पी प्लांट को चुनने से पीछे बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे लॉजिक थे। बहुत ईजी था इस प्लांट को कल्चर करने में, ऐसे बहुत सारे लॉजिक थे जिसके चलते उसने गार्डन पी प्लांट को अपने स्पेसिमेन के लिए चुना था। अब देखते हैं कि इस स्पेसिमेन के चुना था इस पी प्लांट का कौन सा चीज़ उसने अडेप्ट किया था फॉर अपना रिसर्च के लिए। वो था उसने जो किया था वो था पी प्लांट का कुछ कैरेक्टर जो कि दिखाई देता है बाहर से, ऐसा कुछ कैरेक्टर जो कि बाहर से दिखाई देता है, उसी कैरेक्टर के ऊपर बेस करके उसने अपना रिसर्च कंप्लीट किया था। इस कैरेक्टर को हम कहते हैं विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जिस कैरेक्टर के ऊपर बेस करके उसने अपना रिसर्च को मतलब पूरा रिसर्च को किया था
उस कैरेक्टर को हम कहते हैं विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है कि विजिबल का मतलब जो बाहर से दिखाई देता है, और कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ऐसा कैरेक्टर जिसका दो मतलब एक मान लीजिए एक प्लांट है, अगर हम प्लांट का टॉलनेस ऑफ प्लांट अगर हम इसको एक कैरेक्टर मान ले तो एक प्लांट दो ही टाइप का होता है, या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है ये प्लांट का टॉलनेस का कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर एक ही है लेकिन उसका दो अपोजिट पार्ट है। प्लांट या तो टॉल होगा या तो शॉर्ट होगा, मतलब दोनों ही केस में प्लांट के पास कुछ हाइट रहेगा। अगर प्लांट का हाइट ज़्यादा हुआ उसको हम टॉल बोलेंगे, अगर कम हुआ उसको हम शॉर्ट बोलेंगे। लेकिन कैरेक्टर ये टॉलनेस का ही रहेगा, मतलब ये टॉलनेस जो कैरेक्टर है ये हम इजीली देख सकते हैं कि प्लांट लंबा है कि छोटा है। इसको हम कहते हैं विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब ऐसा कैरेक्टर जिसका दो अपोजिट पहलू है और उसको हम बाहर से देख सकते हैं। ऐसा कुछ कैरेक्टर टोटल 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर उसने सिलेक्ट किया था, जिस कैरेक्टर के बेसिस पे उसने मेंडल ने अपना पूरा ये रिसर्च कंप्लीट किया, और उसके हिसाब से उसका जो रिजल्ट निकला उसको एनालाइज करके उसने ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और हम जो जैसे बोलते हैं कि रूल ऑफ इनहेरिटेंस उसने दिया था। अब यहाँ पे हमने भी सेम ऐसा कुछ कैरेक्टर जो 7 पेयर मेंडल ने लिया था, उसी 7 पेयर में से कुछ कैरेक्टर निकाल के हम लोग यहाँ पे मेंडल ने जो काम किया था, मतलब जो प्रोसेस फॉलो करके उसने ये रूल्स को निकाला था, वही प्रोसेस हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ जानना है कि यहाँ पे हम दो चीज़ करेंगे। पहले हम करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम यहाँ मतलब ये दोनों एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों एक्सपेरिमेंट के करने के बाद इसके ऊपर इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको एनालाइज करके हम लोग मेंडल का लॉ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि लॉ क्या होता है, मतलब क्या लॉ इसमें बनाया था जिसके ऊपर पे जिसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है? मोनो का मतलब है सिंगल, मतलब वन। एक कैरेक्टर मतलब वन पेयर ऑफ कैरेक्टर लेके अगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट हमने किया तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर दो कैरेक्टर लेंगे वहाँ पे तो उसको हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। 3 में ट्राईहाइब्रिड, 4 में टेट्राहाइब्रिड, ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हम लोग के सिलेबस में सिर्फ 1 और 2 ही है, मतलब हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस ये दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर से हम लोग मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था या फिर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस था उसको हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है। पहले मैं इस बोर्ड को पूरा हटा देता हूँ।